सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती, वो संघर्ष मांगती है। आज हमारे बीच बात करने के लिए पद्मश्री अवार्डी नल्ली मैम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। 50 सालों के अथक योगदान के बाद और अथक प्रयास के बाद मैम को भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये कथक क्या होता है अगर मैं पूछूं? मेरे लिए तो मेरी और कमलिनी जी की एक पहचान है। जी जिससे आप कहते हैं ना, नेम और सरनेम। तो हमारे साथ पर्यायवाची जुड़ गया है। ये किसी भी सफर में एक हम सफर अच्छा हो तो सफर बहुत अच्छा रहता है। जब से स्कूल में थी, जब तक स्कूल पास किया, 12 साल जोनल चैंपियन थी, फास्ट रनर थी एथलेटिक्स में। आपको एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बना के दिया हो ईश्वर ने, उसका सौभाग्य हमको मिला। और मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों का एक अच्छा सा पुरस्कार था जो हमारे साथ आया। अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे है ना, गिरफ्ता गिरफ्ता कथकदिन कथकदिन, तो युगल चल रहा है जोड़ से, युगल चल रहा उसे था। गिरफ्ता कथकदिन नगदे तदिंद्रांग, ये नहीं हुआ। गिरफ्ता गिरफ्ता कथकदिन कथकदिन नगदे नगदे कदिंद्रांग कदिन धा दिन ता, फिर मिल गए। धा धा दिरता धा दिरता धा धा दिरता धा दिरता धा। कथक को मैंने एक जीवन की, आपके शरीर और आत्मा के बीच में एक प्राण होते हैं जो उसको बांधे रखते हैं। दूसरे 4 से कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे वाणी, ये हाँ, कहावत कही हाँ, जाती है। हाँ, और कोसते रहे कोसों में कोस भी तो ना जो होगी ना वाणी। हमारा तो आनंद में जीवन मैं रहता है ना, हमें कितना भी तोड़ने का कोशिश करें, हम जुड़ते हैं, जुड़ते हमारा काम ही जुड़ना है। जी मैम, ये घरानों का क्या मतलब होता है? तो जब पुरस्कार भी मिलते हैं तो उसमें मेंशन होते हैं कि ये बनारस घराने को मिला, या ये लखनऊ घराने को मिला, या जयपुर घराने को मिला। घराने का क्या मतलब होता है? थॉट से कितना यार्न, कितना कैसा होना चाहिए, उसको कितना प्रोसेस करना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे घराने हैं, वो उस समय की परंपरा, उस समय के व्यवहार, उस समय का आचरण, उन गुरुओं की सोच, उससे ही बने हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच बात करने के लिए पद्मश्री अवार्डी नल्ली मैम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती, वो संघर्ष मांगती है। और 50 सालों के अथक योगदान के बाद और अथक प्रयास के बाद मैम को भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और पद्मश्री अवार्ड दिया गया। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। मैम, ये कथक क्या होता है अगर मैं पूछूं? मेरे लिए तो मेरी और कमलिनी जी की एक पहचान है। जी जिससे आप कहते हैं ना, नेम और सरनेम। तो हमारे साथ पर्यायवाची जुड़ गया है। कथक क्या होता है, माने कथक के अंदर जब हमारा पदार्पण हुआ तो मैं सोचती हूँ ये संस्कार वशी है। क्योंकि संस्कार आपको वो दिशा देता है जो आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई जुड़े होती है। और किसी भी सफर में एक हम सफर अच्छा हो तो सफर बहुत अच्छा रहता है। ये 50 साल का सफर है जिसमें हम दोनों एक साथ थे। मुझे लगता है ईश्वर ने हमारे व्यक्तित्व में जो एक कला का अ, रूप देखा, कलाकार बनने का रूप देखा, और उसको जो प्रवाहित किया, वो मेरे गुरुजी थे, जितेंद्र महाराज जी। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और कथक कलाकार हम बनेंगे, ऐसा हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही साइंस स्टूडेंट थे। और साइंस में भी हम लोग, क्योंकि मैं एथलीट रही, जब से स्कूल में थी, जब तक स्कूल पास किया, 12 साल जोनल चैंपियन थी, फास्ट रनर थी एथलेटिक्स में, और 6 साल मैंने नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया। तो सबको लगता था हमारा भविष्य स्पोर्ट्स में ही होगा। माय फादर वाज इन रॉयल एयर फोर्स, ही फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो फुटबॉल के बहुत अच्छे चैंपियन थे। तो जिसे कहते हैं ना, एक परिवार में आपको एक चीज जो संस्कार वश मिलती है, तो उनका वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर आई। और माँ गाती थी और साहित्यकार थी। तो उनका जो साहित्यिक रूप था, मतलब जैसे आपको एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बना के दिया हो ईश्वर ने, उसका सौभाग्य हमको मिला। और मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों का एक अच्छा सा पुरस्कार था जो हमारे साथ आया। और किसी भी क्षेत्र में एक परिवार, एक गुरु के सानिध्य में दो बहनें आए और एक ही सोच से आए। उसकी सोच का कारण भी ये हुआ कि हमारा ज़ोडिएक साइन एक ही रहा। मैं 5th नवंबर हूँ, वो 11th नवंबर है। तो हमारी सोच भी लगभग एक सी, देखने में भी एक से। और गुरु के सानिध्य में आने के बाद वो इतने अच्छे मेरे गुरु, मैंने, गुरु तो खैर सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन आप जिसके सम्मुख होते हैं उसको ज्यादा अच्छी तरह जिसके से जान सानिध्य में पाते आप होते हैं, सानिध्य में रहते हैं। तो मेरे गुरुजी ने देखा कि
हमारे गुरुजी ने कि ये दोनों हमेशा साथ रहती हैं और एक दूसरे से बहुत तो उनके उस प्यार को बांधा कैसे जाए। तो उन्होंने हमारे को युगल नृत्यांगना के रूप में सारी कंपोजिशन करके दी, क्योंकि जो भी सबक बनता है वो एक सबक होता है, लेकिन व्यक्तित्व के हिसाब से बने, ये मेरे गुरुजी ने ही किया कि उसके बोलों की अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे है ना, गिरफ्ता कथक दिन, तो युगल चल रहा है जोड़ी से, युगल चल तो रहा सिर्फ था। गिरफ्ता कथक दिन नगदे ततिंद्रांग ये नहीं हुआ, गिरफ्ता कथक दिन नगदे नगदे कतिंद्रांग कदिन धा दिन ता, फिर मिल गए धा धा दीर्घता धा दीर्घता धा धा दीर्घता धा दीर्घता धा धा दीर्घता धा दीर्घता धा, मतलब एक सारे दूसरे युगल हैं। नहीं युगल भी होते हैं, एक कर दे दूसरा भी अच्छा। पकड़े। तो उनकी सोच थी, जब एक कलाकार कोई पत्थर को भी तराशता है तो वो इस दृष्टि कहीं और भी हो, लेकिन क्योंकि एक ही व्यक्ति की आंखें हैं, तो कहाँ नजर के साथ दूसरी पुतली जाए, ये तराशने वाले के ऊपर डिपेंड जी। करता है। तो उनकी जो नजर थी, नजरिया हमारे को लेके, जिस तरह से उन्होंने हमें रचा बसा गढ़ा, तो यही थी कि ये हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे। जी। और यही कारण है कि हमारे लोग जितने भी लोग कथक देखते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, जब आपको क्रूड फॉर्म में मिलता है तो उसकी पहचान और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। मेरा कथक क्षेत्र में आना उतना लगाव नहीं था। जब मैंने गुरुजी का नृत्य देखा, तो उनकी एक आध्यात्मिक सोच जो थी, मैंने उनके शिष्यों में देखी। और जिसे कहते हैं ना, आप खुला आकाश देखें, उसमें पक्षी उड़ते हुए देखें, सूर्य को देखें, कभी आपको लगे कि आप उस पक्षी की तरह पंख फैला के आकाश में उड़ सकेंगे, ऐसा संभव नहीं नहीं। होता। लेकिन आकाश भी उसने बनाया, पक्षी ने भी उसने बनाया है, पर भी आपको दिए, लेकिन उड़ान तो आपने ही करनी है। और उस उड़ान का हौसला जो था, वो गुरुजी ने गुरु दिया। जी ने दिया। तो कथक को मैंने एक जीवन की, आपके शरीर और आत्मा के बीच में एक प्राण होते हैं जो उसको बांधे रखते हैं। अगर आत्मा भी और शरीर है, उसमें प्राण ना हो, तो दोनों फिर पृथक है। और जब पृथक हो जाते हैं तो शरीर यहाँ रहता है, आत्मा हम्म। कहीं होती है। जब आत्मा कहीं है, शरीर यहाँ है, तो वो मृतक हो गया, या उसमें जीवन नहीं आया, तो अभी इस संसार में नहीं आया। जब उसमें प्राण आ जाते हैं, और वो प्राण हमारे गुरु जी ने हमारे अंदर कथक के रूप डाला। में डाले, तो हमारे लिए वो तो जीवन ही है। जीवन। मैम, शास्त्रीय संगीत, जैसे अभी आज के वर्तमान दौर में देखो, शास्त्रीय संगीत में लोगों का थोड़ा रुझान कम हो रहा। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत, तो क्या होता है शास्त्रीय संगीत, अगर हम एक कॉमन आदमी को समझाएं जो एक जनरल मैंगो मैन है। देखिए, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, साहित्य, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, ये सभी के लिए है, लेकिन चुनिंदा लोग उसे लेते हैं। लेते हीरे हैं और भी जवाहरात हैं, डायमंड्स, किसी भी शोरूम में जाइए, सोने से भरा हुआ है, चांदी से भरा हुआ है। और दूसरी शॉप्स में जाइए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हैं। जी। उसकी भी बनावट बहुत अच्छी है, लेकिन जिसके नजरिया, जिसकी सोच, जिसकी पॉकेट जो अलाउ करती है, वो वो उसको ही खरीद। लेता है। कहते हैं ना, डायमंड इज फॉर एवर, गोल्ड इज फॉर एवर। आप कहीं पे भी जाइए, उसकी वैल्यू वही रहेगी, बनावट सोच के हिसाब से सोच। बदलती रहेगी। ये युगों युगांतर से चली आ रही कला है। और जैसे किसी भी दुनिया में जाइए, सोना सोना ही है, डायमंड डायमंड ही, लेकिन उसकी तराश उसे फर्क कर देती है। मैं बहुत पहले की 80s की बात बता रही हूँ, एम्स्टर्डम, तो वहां ये हीरे तराशे जाते थे। जी। तो मैंने देखा उसकी तलाश, आजकल तो कंप्यूटर में होता है। अभी मैं यहाँ गई थी सूरत में, ढोलकिया जी ने जब मुझे हम लोगों को पद्मश्री मिला, तो मैंने देखा वो कंप्यूटर में तराशे जा रहे हैं। तो देखिए, हीरा भी वही है, तराश भी वो तरह है। युग बदला तो उसकी तराश का तरीका तरीका बदल बदल। गया। तो जो चीज परंपराओं से चली आ रही होती है, उसका एक तरीका बरतने का अलग होता है। और आज के युग में आके हीरा भी वही रहता है, तराश भी वही रहती है, लेकिन उसके तराशने का तरीका तरीका। बदल जाता है। तो गुरु जी के सानिध्य में हमने ये देखा कि कला के किस दौर से आप गुजर रहे हैं, दर्शकों की क्या मांग है। और जब उसे आप प्रस्तुत कर जब आप हम अभ्यास करते हैं, तो स्वयं सुखाए होता है। हम उसको किस तरीके से लेते हैं और किस प्रयत्न से हमारे अंदर आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम उसको देते हैं रिफ्लेक्ट करके, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो ऑडियंस है उसकी क्या मांग है। हम्म। तो उसको सीखना, उसको समझना, समझना। उसको परोसना एक
जैसे मैम भारत में कुल 8 शास्त्रीय संगीत और इसमें शास्त्रीय नृत्य नृत्य आठ है। नृत्य आते जी हैं। जी जी। तो उसमें से कथक किस नंबर पे आता है अगर हम इसकी बात करें? देखिए उसमें हम नंबरिंग नहीं कर नहीं कर सकते हैं, सकते। क्योंकि सारों का इक्विवेलेंट रोल देखिए है। हमारी जो भारत की संस्कृति मैंने विश्व भर में जाने के बाद देखा, हमने जोड़ने की प्रथा है परफेक्ट। हमारे यहाँ पे। कैसे है? जो धाम बने हैं हमारे, चारों चारों धाम, वो भी एक एक जगह से जोड़ ही जिससे लोग जुड़ते रहे, यहाँ के लोग वहां जाए। हम्म। हम नदियों को पूछते हैं तो कहाँ गंगोत्री और कहाँ गंगा सागर, कहाँ हिमालय। तो मतलब हर चीज को हमने किसी ना किसी प्राकृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ा हुआ है। जोड़ा ऐसी शास्त्रीय नृत्य 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 ही है जिसमें नृत्य। भाव विचार अभिव्यक्ति है। सहज रूप में हो रहा है तो वो अपना हम्म। फोक फोक फॉर्म आ गया। हम्म। और जनजाति नृत्य है जो आप हर जाति में, हर क्षेत्र में जो आदिवासी लोग करते रहे, वो उनका नृत्य है। वो प्रकृति को देख के, हम्म। प्रकृति के पहलू तो सभी में है, तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के जानवर है, हिरन का किस तरह से चलन है, और शेर है तो वो किस तरीके से, तो उसने उन चीजों को अपने अंदर ढालना शुरू हम्म। किया। और वहाँ के लोकल जो आपके नृत्य है, फोक फॉर्म में क्या होता है, एक प्रारंभ करता है, सब उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लेते। और हमारे जीवन शैली में सबसे अच्छी चीज है कि हम अपने आनंद के लिए तो करते हैं, हम दूसरे के आनंद का भी ख्याल रखते हैं। देयर इज नो डिस्ट्रक्शन इन आवर रिलीजियस एस्पेक्ट ऑल्सो। हम हमेशा हमारा धर्म भी जोड़ता है, हमारा साहित्य भी जोड़ता है, और हमारा साहित्यिक प्रदर्शन भी जोड़ता है। वसुदेव तो कुटुंबकम का उसको हमारा इस हिसाब से बनाया, जैसे भारत के हर प्रांत काफी बड़ा देश है। देश। दूसरे जगह को देख के हमारा तो एक प्रांत को लिए तो दूसरों का एक देश बन जाता है। बिल्कुल। और हर 200 कदम पे भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान सब कुछ बदलता है, फिर भी हम एक दूसरे 4 से। कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे वाणी, हाँ ये कहावत कही हाँ जाती है हाँ। जैसे। और कोसते रहे कोसों, कोस फिर भी हम दूर ना हो दूर उनकी ना वाणी। हमारा तो आनंद में जीवन मैं ही रहता है ना, जीवन हमें कितना भी तोड़ने का कोशिश करना, हम जुड़ते हैं, हमारा जुड़ते काम रहे। ही जुड़ना है। जी। तो जैसे उत्तर भारत का कथक नृत्य है शास्त्रीय में, कुचिपुड़ी है अपना आंध्रा का, वो वहाँ का एक गांव है उसके नाम से जाना जाता है। मणिपुर का आ गया मणिपुरी। हम्म। देखिए जोड़ा कितनी इसी तरह से वो पूरा क्षेत्र आ गया हाँ। उसमें। फिर हम आए उड़ीसा में, वहाँ का ओडिसी नृत्य हो गया। फिर हम आए यहाँ तमिल। कथकली, केरल का केरल। कथकली हो गया। फिर छाऊ नृत्य हो गया छाऊ हमारा। अभी इसको ऐड हाँ, किया गया। हाँ अभी उसको उस क्लासिकल में दिया, छाऊ का हमारा हो गया ये उड़ीसा साइड में। और एक मयूरभंज करके भी है, उसको भी क्लासिकल की वो दी, प्राथमिकता दी है परफेक्ट। उसका। पुरलिया छाऊ भी है और दूसरा छाऊ भी है उसमें। और फिर हमारे पास है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सब प्रांत से हम लोगों ने उसको करके एक सामंजस्य बनाया। करके रोका। क्षत्रिय है अपना असम का। जी। और इन्हीं के भी जो फोक फॉर्म्स है वो भी इनसे इनसे प्रेरित है। प्रेरित। तो उस फॉर्म में क्या है, वहाँ की बोली, वहाँ का जो साहित्यकार रहे हो, जो गुरु रहे, उनका भाव, आदान प्रदान, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, जो कपड़े पहनते हैं उसका टेक्सचर, वो सब उसमें प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत होता मतलब आपको झलक है। आएगी। झलक है। जैसे हम हमारे कथक में 3 घराने हैं प्रमुख, बनारस, बनारस, लखनऊ और जयपुर। जयपुर, और अभी इसको रायगढ़ को रायगढ़ कभी को, हाँ मेंशन करते हैं। हालांकि वो कुछ उनकी बंदिशें जो हैं, कवित्व वगैरह वो अलग हैं। महाराजा, अभी मैं गई थी तो मैंने उनकी स्थान देखा था। तो सभी लोग आते थे तो कहते हैं जब आप दूसरे से मिलते हैं, उसके किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं अच्छाई से। तो उसमें थोड़ा मिश्रण मिलता है, लेकिन फिर भी उनके जो कवित्व है वो अलग हैं और बहुत खूबसूरत लिखे हुए हैं। तो इसमें भी जो आपको, जैसे हमारे बनारस घराने का जो कॉस्ट्यूम हम पहनेंगे, उसमें आपको वही बनारसी साड़ी से साड़ी। बना हुआ लहंगा, अच्छा। वही वही आपको ज्वेलरी मिलेगी। आप वही देखें जयपुर में। और बनारस में आपको जो है ना सात्विकता नृत्य में मिलेगी, स्तोत्र श्लोक उसका प्रस्तुति मिलेगी। और हम लोग अपने बनारस, हमारा जानकी प्रसाद बनारस घराना है, उसमें हम लोग प्रारंभ ही स्तुति और प्रस्तुति से करते हैं। जबकि आप लखनऊ में देखिए वाजिद अली शाह के अंतर्गत जो था, उसमें सलामी से प्रारंभ होता था। प्रारंभ होता वो मुगलों के
मुगलों के, वालिद कायम अली शाह के समय में था। और उस समय उन्होंने हमारी जो हिस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय नहीं करी, डाइल्यूट करी धीरे अच्छा। धीरे, क्योंकि ये सहज थी, आकर्षीय थी। बिल्डिंग्स में भी देख लीजिए, पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको चेंजेस डाइल्यूट कर किया, दिया, डिल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया। जैसे आप ई लिखिए, उसको बी बना दे, तो उसका अच्छा। आइडेंटिटी चली गई। हम्म अगर आप पूरा मिटा के बनाएंगे तो हो सकता है कहीं उसका अस्तित्व मिल जाए। तो इट वाज डाइल्यूटेड। तो इसकी सहजता देखते हुए जो मंदिर के प्रांगण में हुआ करता था वो अब राज दरबारों की शोभा बना, और राज दरबारों से फिर ये पुनः उसमें आया, क्योंकि उनकी जो नृत्यांगना होती थी, उनको थोड़ी एक उम्र के बाद रिटायर कर देते थे। दे ऑलवेज वांटेड द यंग गर्ल्स टू यंग परफॉर्म। गर्ल्स। तो उनकी उम्र के भी हिसाब से और ढील डोल के हिसाब से फिर वो बैठ के गा के और बैठ के करने लगी। ऑडिटोरियम्स होते नहीं थे, तो उन्हें जो रहने की, मतलब रॉयल जगह पे है तो उनका रहन सहन, उनका जो तो वातावरण है वो वैसा था। मूवीज में, पुरानी मूवीज में जो तो दिखाता उसको वो कोठे के नाम से वो जाने लगे। कोठे के नाम जैसे हम से। कोठी कहते हैं ना, तो शाम के करीब ऑडिटोरियम्स नहीं थे, तो वहां हाँ। महफिलें जमती थी। तो जो लोग राज दरबार में नहीं जा सकते थे या नहीं पहुंचती, तो वो लोग सामंत लोग वहां पे शाम को अपने कार्य, कोठियों में जो बुला भी अपने लेते थे। उद्योग से हटके वो आके बैठते थे। एक नजरिया, एक नजराना देना होता था, उनका एक अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कौन आएगा, किस स्टैंडर्ड से आएगा, क्या था। तो पर कला के उसमें वो कहीं पे भी कम नहीं होती थी, अच्छा, कला क्योंकि में कोई कंप्रोमाइज नहीं था। उनकी वो अच्छा ही नृत्य करती थी, लेकिन उस पे छाप थी मुगल मुगल उसकी, जिसमें गजल और ठुमरी बीच गजल। में आई। और कथक नृत्य का जो स्वरूप बदला था, लेकिन जिसे कहते हैं कहीं से भी बदले, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसका अंश रहता ही है। आंसर। तो उसमें कथक की प्योर चीज भी होती थी, लेकिन वो मिली जुली उसमें डाइल्यूट करके, डाइल्यूट कर जिससे वो प्रेजेंटेशन में लोगों को लुभा सके, ज्यादा गूढ़ता में ना रहे, ना। मतलब व्याकरण ज्यादा ना हो, जिससे लोगों पर जो भी चमत्कारी उसमें रहे। जैसे आज का जो कंटेम्परेरी एरा का है, जो रील, जो सेलिब्रिटी, जो एवरी टाइम डाइल्यूट्स द डाइल्यूट। वर्क एंड द पर्सनैलिटी, यू नो, वो आपको उसके हिसाब से होना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा ना, हाँ जो लोग हैं वो करते तो ऑडियंस के लिए है ना, हाँ। और उसमें और इससे पहले कोई मीन्स ऑफ अर्निंग था नहीं, नहीं था। कोई जॉब तो होता नहीं था ना, स्कूल्स में सिखाया जाता था। तो उनकी अर्निंग सोर्स वही रहती थी। तो मुझे कुछ मिले आपसे, तो जो आपको पसंद है वही तो वो मैं हम करूंगी करें। करके। और जब मंदिर के प्रांगण में करते थे, वो अष्ट सेवाओं में से एक होता था भक्ति के लिए। लेकिन इसका जिक्र पौराणिक उसमें उर्वशी रंभा के रूप में भी इंद्रलोक में भी मिलता है। मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका नामकरण ना हुआ हो, लेकिन नृत्य तो था ही। था ही। और उसका क्या स्वरूप रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा, एक बहुत ही सात्विक, आध्यात्मिक, और एक क्योंकि हम जब कला को दृष्टिकोण में देखते हैं, तो मैं जैसे गुरुजी से जाके जब प्रभावित हुई, तो कला एक निराकार चीज है। निराकार। प्रभु भी निराकार है। निराकार को आकार देके साकार करना, साकार। ये कला है, और यही भक्ति है। भक्ति। और आपको जब उसको आकार देते हैं और वो साकार रूप में दर्शक को भी लगे, मैं कह रही हूँ मैं कृष्ण हूँ, मैंने बंसी, इसमें बंसी नहीं है, मैं पकड़ी हूँ, पकड़ ली। और उसको मेरे अंदर कृष्ण नजर, हजारों की ऑडियंस है, मैं अपनी साधना से उनको लाभान्वित कर रही हूँ। और उसमें भी मेरी जो साधना है वो स्पष्ट रूप में मेरे साथ रहे, निराकार है, लेकिन उनको साकार कर दिया तो उनको वो नजर, 2 मिनट में फिर राधा बन गई तो उनको मैं राधा नजर आने लगी। तो अपनी साधना से लाभान्वित करके जब हम दूसरे दर्शक तक एक संवाद स्थापित करते हैं, वो कला का एक आध्यात्मिक रूप होता है, जो दूसरे सभी सभी वो बरतते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हम कहें या साइंटिफिक हो या ना हो, एक स्लाइवा आता है, इस whether it's a child or it's a poor or rich, it will come. तो उसी तरीके से जो ये एक्शन और रिएक्शन स्वाभाविक रूप से है, इसको आप बात से नहीं एक्सप्रेशन। कर हाँ। सकते कि छोटे बच्चे ने किया नहीं। तो ये हुआ। हाँ, वो जो डेप्थ होती है अनुभव की, वो तो बोलती है। और दूसरा, सुर ताल की दुनिया है, तो सुर भी प्रकृति में है, प्रकृति। लय भी प्रकृति में है। नदी हाँ। चलती है तो एक लय में लय में। होती है, उसमें भी एक सुर है, और हृदय में भी एक गति है, उसकी भी एक गति की भी एक लय है। हम चलते हैं वो भी लय में है, अगर उसकी लय बिगड़ती है तो हमारे स्टेप्स का मेजरमेंट खराब हो जाता है। और ताल तो निरंतरता उसका सहायक ही बनी रहती है। अगर उसकी बीट हार्ट की चेंज होती है, सबसे पहले हमें पता चलता है, पता। फिर दूसरों को पता चलता है। हम बोल रहे हैं, इसका भी एक तालमेल लय और ताल का है। अगर मेरे इसका, और देन द कोऑर्डिनेशन and the two with the perfection and the intellect that counts, you know.
मेरा अगर बोलने में और मेरी सोच में, बोलना भी मेरी सोच से कुछ आपके जैसे हार्ड डिस्क है ना उसमें आपके है, कुछ आप क्रिएटिविटी सोच रहे हैं आध्यात्मिक, और कुछ आपका इस फिलोसफिकल है, उसको कंबाइन करके आप क्या कह रहे हैं वो उसको एक मर्ज मर्ज करके करके कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना एडिट करके। माइंड का एडिट देखिए, भगवान ने कितना अच्छा अच्छा बनाया है, सब चीज का एडिट। परफेक्शन उससे लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर वो संवेदनशील ना हो, सेंसिटिविटी ना हो। तो इसलिए भाव भी है, विचार भी है, अभिव्यक्ति भी है। भाव से विचार और विचार से भाव हम्म उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है, और उसका सशक्त माध्यम है कला। हम्म क्योंकि कला का संवाद बड़े मूक तरीके से होता है, और हम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका हम संवाद प्रस्तुत नहीं कर नहीं सकते कर हैं। और ये भी हमने प्रकृति से लिया है। घृणात्मक है तो हमने सिर्फ यूं शक्ल बनाई, हम ये नहीं कह सकते हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक्सप्रेशन से ही हुआ गया। नहीं, वो इस तालमेल नहीं है ना, हम तालमेल हमारे बोलने हम आपसे बहुत प्यार, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या कहने के, क्या क्या कहने के, मतलब आपका एक्सप्रेशन, आपका बोलना, आपके शब्द और आपकी अभिव्यक्ति अगर तालमेल में नहीं है, तो सशक्त नहीं है, नहीं वो प्रभावित नहीं करेगी, प्रेरित नहीं करेगी, और असर भी नहीं करेगी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक होगा तभी वो इम्पैक्ट डालेगी। जी। मैम ये घरानों का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अभी बचपन में भी आप अगर मूवी देखते हैं तो कहीं कहीं पे उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। तो जब पुरस्कार भी मिलते हैं तो उसमें मेंशन होते हैं कि ये बनारस घराने को मिला या ये लखनऊ घराने को मिला या जयपुर घराने को मिला। घराने का क्या मतलब होता है? देखिए गुलाब कितने हैं, देसी गुलाब भी है, वो इंग्लिश वाला भी बोलते हैं, और आजकल क्या कटिंग बडिंग लेयरिंग ड्राफ्टिंग से क्या क्या नहीं बन जाता है। हम्म तो जो सुगंध है हर एक चीज की, आप आंख भी बंद करेंगे तो वो हम्म बता देगी। मैंने आपको बताया ना उसकी जो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हमारे भारत में देख लीजिए, सिल्क सब जगह की, बनारसी तो देखते ही पहचान जाएंगे मतलब बनारस सिल्क ही है, सिल्क वो ककून से ही निकली हुई है। प्योरनेस वो। हाँ, आप कश्मीर की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ की आप छत्तीसगढ़ की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वो एक उसका थॉट से कितना यार्न, कितना कैसा होना चाहिए, उसको कितना प्रोसेस करना चाहिए। हम्म तो ऐसे ही जो हमने हमारे घराने हैं, वो उस समय की परंपरा, उस समय के व्यवहार, उस समय का आचरण, उस उन गुरुओं की सोच, हम्म उससे ही बने हैं। और मैंने आपको बताया ना, चाल चलन जो हमारा होता है उस काल वातावरण से दूर नहीं रहता। हमारे में जैसे सात्विक है, काशी में जो लोग गुरु लोग थे, जिन्होंने किसी भी दरबार में नौकरी करके उनके अंतर्गत उनकी बात नहीं मान के गंगा किनारे अपनी साधना को रखा, इंडिपेंडेंट। तो उनकी उसमें जो सात्विकता है, नृत्य में ओजस्पन है, वो अभी भी बरकरार है, वो पहचान लिया जाता है। जिसमें पाँव की तैयारी, हाँ बोल की स्पष्टता, उनका तालमेल, और हम्म मैंने आपको लखनऊ का बताया, वाजिद अली शाह के अंतर्गत जो एक दरबारी नृत्य आया था, वो हम्म मतलब जिसमें सलामी, दरबारी नृत्य, वो शाख का फर्क, अंगरखा, उसमें भी कलर्स जो हमारे हिंदूज में ओमिट होते थे वो उसमें नहीं ओमिट होते। फिर उसका जो आध्यात्मिक रूप था वो कम हुआ, आध्यात्मिकता घटी। घटी। देखिए, आप किसी चीज को एज इट इज प्रेजेंट करना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। फिर वही जो उनके आप वाजिद अली शाह के कई चित्र देखते हैं, वो बीच में कृष्ण बन के चारों तरफ गोपिया के रूप में, ना गोपी उस रूप में थी ना कृष्ण उस रूप में थे। हम्म बात थी हमारी कल्चर को डाइल्यूट करने की। आप वाहवाही में कुछ भी कह दीजिए, जैसे एक जगह का नाम दूसरी जगह से क्यों बदला गया, अभी भी लोग इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। तो आपको वास्तविकता से क्या परेशानी है? आप सही पर्वत हटा के नकली लगा लीजिए, आपके हमें वास्तविकता नहीं चाहिए। फोटो कॉपी का नांदी की फोटो जगह कॉपी रहेगी। नदी आ रही है, गौमुख भी गए हैं आप, गंगोत्री भी गए हैं, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश से होते हुए सब जगह आगे, हम तो उससे ऊपर तपोवन भी गए। तो वहां की शुद्धता से नीचे 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 आते इंटरल्यूड रहता होते है, हमें उसमें फर्क पड़ता रहता है। लोग उसको किस तरह से, कहाँ ऊपर का तो आपको जो उसकी शुद्धता और शीतलता है वो पीने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो प्योर उसके गौमुख से निकल के आ हम्म रही है और छोटे रूप में है। फिर जब उसका विस्तार होता है, उसमें लोग कपड़े भी धो रहे हैं, नहा भी रहे हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, फिर उसमें अपना आखिरी क्रिया में लाशें भी घूम रही हम्म हैं, उनकी देह औरों की भी जा रही है, फूल और मतलब वो जो जो तरह से मतलब डाइल्यूट होती हुई सांस और जाती है, वो उस रूप में नहीं है, नहीं। लेकिन उसका उद्गम बदला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किसी के चलन को देखें तो उससे आप जिस
दौर पे ले आते हैं, वही मैंने आपको बताया ना, कहाँ वो कोर्टों तक पहुंचा, लेकिन उसमें भी देह व्यापार नहीं था तब तक। फिर और उसका जो डाइल्यूट पतन हुआ हुआ जो। जाके, तो उसका ये रूप हुआ जो आजकल पिक्चरों में भी दिखाते हैं, अरे वो ये कर दी, मतलब पिक्चर्स में सब चीज बहुत अच्छी सी, लेकिन ये जो हमेशा रूप ये दिखाया गया साधना के बजाय, ये कि मतलब घुंघरू बांध लिए तो उसका शादी नहीं होगी, अरे तुम नाचती हो, तो ये बड़ा घृणात्मक रूप निगेटिव हुआ था। तो परसेप्शन बनाया गया। हाँ, अच्छे परिवारों में इसको स्वीकारा नहीं गया, बल्कि थिएटर और नृत्य देखने के लिए भी, मेरे माँ तो बहुत ही अच्छा गाती थी, सब करती थी, प्रोफेशनल तरीके के मैं कभी भी नहीं किया। और जब हमने शुरू किया तो लोगों ने भी बहुत टोकना कि ऑब्जेक्शन आपके करा। परिवार में तो लोग नाचने वाली आती थी, ये होता था, फलाना होता था, आप ये इस सब को क्यों कर रहे हो। लेकिन जब आपने ठानी ली है कि आप किसी का वास्तविक रूप दिखा के ही रहेंगे, तो उसका वास्तविक रूप जब होगा तो अलौकिक होगा, अलौकिक। जो था, जो हमारी संस्कृति में है। हाँ। आप कितना भी सूर्य के सामने बादल आ जाए, एक समय तो वो छट ही सूर्य। जाते हैं, बिल्कुल। उसका प्रकाश होता है, और आदर्श के रूप में वो हमारे प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आप हजारों नहीं करोड़ों बल्ब जला लीजिए, कितने भी वॉट्स का सूर्य की जला बराबरी लीजिए, नहीं कर सकते। जब वो निकलता है तो सब फीके होते ठीक है, हैं। हो जाए। ये आदर्श है, जो आदर्श कायम होता है, जिस सोच से हमारी संस्कृति बनी थी, और उसी से हमारी परंपराओं में साहित्य, संस्कृति, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति एक साथ चलती है, और संस्कृति सभ्यता का एक प्रमुख अंग है, और संस्कृति में साहित्य, संगीत, नृत्य एक अभिन्न अंग रखता है, क्योंकि उस सब को वो बोलता है, लिखता है, और जो लिखने और करने वाला है वो अपनी वो आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको संचलित करके गुरु सानिध्य में जब आगे। सामने रखता है, तो लोग कहते हैं वाह, ये भारतीय संस्कृति है। ये मेरा अनुभव रहा। अ, 1984 में एक ऊफ्टा कॉन्फ्रेंस में हमें बाहर भेजा गया, वो हमारा प्रथम कार्यक्रम था विदेश में, वैसे तो आते जाते रहे। तो हमारा उस समय नरसिम्हा राव जी एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री थे। तो मेरा छतरपुर मंदिर में कार्यक्रम था, जहाँ देवी जी की स्थापना हुई। उस दिन रात को 12:30 बजे के करीब, 1:30 बज रहा था, देवी जी आके उस स्थान पे ही हम नृत्य कर रहे थे गुरु जी के साथ। और फिर वो देवी जी आए, उनका पहला लहंगा मेरे पास अभी भी है, जो अच्छा, नागपाल भेंट। बाबा जी ने दिया था। तो जब खत्म हुआ तो मैंने उनको प्रणाम किया, हमारे लिए अलग से रसोई बनवाते थे गुरु जी के लिए। तो मैंने उनको प्रणाम किया, कहते जाओ तुम्हारा विश्व में घुंघरू बोलेगा। और आप विश्वास करिए, विदिन 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो हमें ये ऊफ्टा कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा इनविटेशन आ आया। गया। और तब सिविल एविएशन और टूरिज्म एक होता था, और खुर्शीद आलम खान साहब ये देख रहे थे। तो हमको जब उसके लिए भेजा गया, तो इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम इन स्पेन, टोरेमोलिनोस, मैड्रिड। और वहाँ पे 26-27 कंट्रीज के डेलीगेशंस और आए थे, और फूड फेस्टिवल भी था और उनका कल्चर भी था। तो इतने बड़े स्टेडियम में, जहाँ इन सब देश का खाना, वहाँ की वाइन, वे ऑफ सर्विंग ट्रेडिशनल, और फिर थोड़ा सा ऐसे ग्रुप बना के वहाँ डांस हो जाता था। क्योंकि फोक फॉर्म्स तो सभी जगह पे हैं, लेकिन क्लासिकल फॉर्म्स हर बहुत। देश के नहीं हैं। जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनके नहीं। यूरोप का एक फोक फॉर्म ले लीजिए, दूसरी जगह का क्लासिकल फॉर्म ले लीजिए, ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड है। फोक फॉर्म तो हर देश में, छोटे प्रांत में, सब जगह मिल जाएगा। तो मैंने गुरुजी से बोला, हम प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग सिर्फ खड़े हुए चीजें देख रहे थे, मतलब इतने देश का खाना पीना था, और हम लोग वही है ना, समुद्र में भी रह के प्यासे पैसे। रहे थे। वो कहते ना, वो और होंगे जो समुद्र में रह के प्यासे रहे, हमने तो मरुस्थल में भी कुआं खोदा और प्यास बुझा ली। वाह। तो वो वाली बात थी। फिर हमने देखा कुछ फ्रूट्स थे, और फल एक ऐसी चीज है जिसका सबको, भोजन का नहीं, ईश्वर भोजन नहीं देगा, ईश्वर आपके कार्य का फल देता है। फल देता है। क्योंकि फल इसलिए कहते हैं, वो प्राकृतिक रूप से पका हुआ आता है, उसको आता कुछ वो, करना और नहीं उसमें होता है, नेचुरल और जीवन स्वीटनेस में है। भी हमारे कार्य का हमें फल फल मिलता है, मिलता और है। उसी का हमें इंतजार रहता है। कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, फल मिलेगा। बुरा करोगे तो बुरा बुरा फल फल मिलेगा। मिलेगा। तो हम फल का सेवन किया। जी। और फिर अगले दिन मैंने कहा, गुरुजी जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, हमारा तो बड़ा, और हमारे एक हर चीज का चलन होता है, वो उस प्रेस्टिजियस तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे हर काम हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। धार्मिक एक सोच है कि जहाँ पे हम जूते पहन के नहीं घुसते हैं, जहाँ हम
नमन करके ही प्रारंभ प्रणाम करते करके हैं। ही स्टार्ट जहाँ हमारी हमेशा सोच होती है कि उसकी सात्विकता बनी रहे, ऐसा ना हो कोई भोजन कर रहा है या कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई हंस रहा है या बोल रहा है, हुँ, उसके लिए, क्योंकि हम नृत्य को एक पवित्र पूजा के रूप में मानते हैं। मानते तो लेकिन हमारे भारत के लोग भी बड़े तेज हैं। जब नेक्स्ट डे हमारा था तो बकायदा ऑडियंस थी, ऑडिटोरियम था, और चूंकि वो हमारा प्रथम कार्यक्रम था और बड़ी खूबसूरत जगह है हुँ, इसमें, तो हम लोग जैसे ही एंट्री लेके स्टेज पे गए तो पूरा साइलेंस, मन ऑडिटोरियम खूब जोर से तालियां बजी। लाइव म्यूजिशियन थे, लेकिन जैसे शुरू हुआ, बीच में कहीं कोई ताली नहीं बजी हुँ, 1.5 घंटे तक। मैंने बीच में आके कमल जी, का लगता है या तो हम सही नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है, इनके हिसाब से कोई ताली नहीं। हमें तो पटना वगैरह जब खूब, बिहार में, यूपी में ताली सुनने, हर हर महादेव महा बनारस गंगा महोत्सव शुरू नमक हुआ, तो हाँ, हमने कहा क्या बात है, क्योंकि वी वर नॉट acquainted with the mental status of that audience की तो how they applause, you know। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ तो जितनी सजावट में फूल लगाया रखे थे हमारी एम्बेसी वालों ने, वो सब हमारे ऊपर फेंक दिए गए। अरे मैंने वाह! कहा इतना तो अच्छा हमको अभिनंदन कहीं नहीं मिला। एंड फिर हमने ईश्वर से कहा ये, और भारत को नमन किया कि दिस इज नॉट फॉर अस, इज फॉर आवर कंट्री, वी वाउ टू आवर कंट्री। हुँ, उसकी संस्कृति स्वयं में बोलती है, क्योंकि हम उसकी सात्विकता, उसकी पवित्रता, उसके प्रदर्शन में, उसके भाव और अभिव्यक्ति में शुद्धता के साथ करते हैं, इसलिए वो असर करता है। और फिर हमारी साड़ी, हमारी सब चीजें जो हम हुँ, पहनते थे, देखो मेनी पीपल, यू नो, काफी रिचिड, किसी के शिप चल रहे थे, किसी के, तो सब आके कैन वी वियर बोरो द साड़ी फॉर वन डे एंड ऑल, वी वांट टू लुक लाइक इंडियन। तो मैंने दुनिया भर में देखा, आप अपनी संस्कृति, आप कला, सब चीज से जुड़े रहें, तो वो स्वयं में बोलती है। हर व्यक्ति एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आई एम इंडियन, आपके वे ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेस से वो पता आपका कला, आप आप तभी, आपके बोलने का तरीका, आपकी ईमानदारी, आपका दूसरों के ख्याल रखने का तरीका, आपके व्यक्तित्व बता देगा ये भारतीय है। जी, तो जब हम एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें हमारी संस्कृति में भी देखना पड़ता है कि हम उस चीज को अपने भाव विचारों से अछूता ना अच्छा, छोड़ें, जो एक संवाद। तो मैंने कहा हमारे देश को बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम। जिसने हमें ये परंपरा से जोड़ा। गुरु को तो सब समक्ष थे ही। और फिर हम पेरिस आए, 1 महीने हमारा वहां पे कार्यक्रम था, इंडिया इवनिंग चलती थी, वी वर स्टेइंग इन मेरिडियन। उस समय इंडिया में मेरिडियन नहीं था, 83 की बात कर रही हूँ। हुँ, फिर मैंने कहा गुरुजी हम लंदन जाएंगे, हमारा मन कर रहा है। हम उन्हीं से कहते थे, और हमारे मुस्लिम म्यूजिशियन थे, कहते हैं महाराज जी आप तो इतने कृष्ण के बारे में कहते हैं, आपका कृष्ण कुछ करेगा नहीं। इट वॉज अ चैलेंज। और गुरुजी बहुत आध्यात्मिक थे, उन्हीं की आध्यात्मिक सोच से, और ब्रह्मचारी थे मेरे गुरुजी। तो हमारा ये इधर झुकना हुआ। तो कहते हैं ज़रूर करेगा, और आप कमाल मानिए, हमारे उस दिन की परफॉर्मेंस में हरे कृष्णा वाले लोग आए, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें वेजिटेरियन फूड, हम सबको बड़ा आश्चर्य होता था, हमें जो भी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स वगैरह मिलते थे मैं सब केयर टेकर को दे देती थी। तो उनको लगता था ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेते हैं। और फिर वहाँ साथ जब हमें लंदन भेजा गया, एंड यू विल नॉट बिलीव, हमने इलिया इन लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ एक फिल्म बनाई। हुँ, अभी भी वो एग्जाम्स वगैरह में यूज करती। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स, एमएस, उस समय मोबाइल नहीं होते थे। हमने 185 परफॉर्मेंस थ्रू आउट अक्रॉस द यूरोप नेट। में करी, तब वीसा वहीं से मिल जाते थे, हुँ, एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सारे सब सब जाए। जाएँ। तो हमने सिर्फ सुर लय ताल को साधा, जी, गुरु सानिध्य सारी मिला चीज़ें और सध गई, जी गुरु जी ने जी सारी चीज़ों को साध ली। और मैम सानिध्य भी उनका उन्हीं रहा। का, जैसे मैम मैं कह रहा हूँ कि जो आज का बॉलीवुड का दौर है, जो नृत्य का हाँ, और जो शास्त्रीय नृत्य पहले से चले आ रहे हैं, हम्म। क्या लग रहा है आपको कि वर्तमान के बॉलीवुड के नृत्य ने शास्त्रीय संगीत को छीड़ किया है? देखिए आप ना, डल्यूट किया है, जैसे आपने कहा कि डल्यूट करा है, नहीं, तो आपके पास एक गोडाउन है, उसमें सामान रखा है, आप एज इट इज लेने टेकर से तो एज इट इज दे दीजिए। अगर कोई उसमें डाइल्यूट करके लेना चाहता है वो ले लें, क्योंकि जो टेस्ट है ना, हुँ, वो ऑडियंस का बदल जाता है। हुँ, हम लोग पहले परफॉर्म करते थे रात रात भर की कॉन्फ्रेंस में, फिर वो 3 घंटे की हुई, फिर 1.5 घंटे की हुई, फिर अभी डेलीगेशंस के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, तीन। तो जो जो समय बदलता गया,
एक स्पीडी हो गया। और देखिए कमाल की बात क्या है, कितने गजेट्स और कितने साधन जोड़े अपने सुख चैन के लिए, और वो हमारा चैन छीनते चले गए। चेंज। आपके पास एक मोबाइल है, एक गाड़ी है, एक कंप्यूटर है, एक और कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज है, उसको खरीदना, उसको मेंटेन करना, उसको डिलीट करना, उसमें मैसेज करना, उसका आपको वो सर्विसिंग चार्जेस देना, नेट का, ये सब का। तो लायबिलिटी बढ़ती चली गई, हम जिसको घटाने के लिए एक जने को रखा था ना, वो और आपने बढ़ गई। कुत्ता पाला था रखवाली के लिए, और आप उसी की रखवाली करने लगे खिला पिला के। मतलब जितने आप सहज रूप चाहते थे जीवन में, तो हम अभी भी हम, आप कह लीजिए प्री हिस्टोरिक समय के लोग हैं। हम कोशिश करते हैं जो ईश्वर ने चीज दी है वो नेचुरल। मेंटेन रहे। गाड़ी अच्छी से अच्छी मिल जाए ठीक है, नहीं लेकिन पाँव चलते रहे। क्योंकि हम नृत्य में गाड़ी के माध्यम से नहीं जाने चाहेंगे, हम अपने पाँव की अ, रवानगी से जाने रवानगी। चाहेंगे। दिमाग चलता रहे, शरीर चलता रहे। तो जो प्राकृतिक चीज जितनी मिली है वो साथ चले। और दूसरी ये जो आजकल के गैजेट्स है, इसने एक चोरी का माध्यम ढूंढ लिया है। जरूरी नहीं है कि पिकपॉकेटर आपकी चोरी करे। हम्म। आप महीने भर की कमाई करके जाएं, वो आपकी जेब से निकाल ले 1 मिनट में, कमाई तो उसकी भी है, हम्म। लेकिन आपके महीने भर की उसकी 1 सेकंड की है, 1 मिनट की। बिल्कुल। तो ऐसे जो बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक बने हैं सब उस पे आधारित है, राग रागनियों पे, इस पे ही आधारित है। ऐसा नहीं है कि अगर राग भैरवी, बॉलीवुड के भी जो गाने हैं वो भी राग पे बिना आधारित राग होते हैं। रागनी के नहीं, पर वो ताल में वो जोड़ तोड़ के कर लेते हैं। अब जैसे अभी मुझे याद आया, जैसे एक गाना था तमन्ना भाटिया का, तो तमन्ना भाटिया ने स्टेटमेंट दिया मैम कि कोई अगर वो जो गाना था कि हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा मेरा ये गाना देख के खाना खा रहा है तो हम्म। इसमें बुरा बात क्या है। देखिए बच्चा खाना खा रहा है देख के, ये तो आपकी सोच है। हम लोगों में तो हम भोजन करते समय ना कुछ देखते हैं, क्योंकि हम उसको भी एक अन्न को लाइफ देवता सेल्स, मानते हाँ, हैं। देवता नहीं, मानते क्योंकि एवरीथिंग नीड्स द कंसंट्रेशन। जैसे आप पूजा पाठ करते समय भी हर चीज में हमारा है ध्यान लगा के। खा तो लेगा, लेकिन उसको लगेगा या नहीं लगेगा, हम ये वाली बात कहते हैं। हैं। आप भोजन अगर उस पे ध्यान देके खाएंगे तो आपके शरीर को लगेगा। हम्म। और जब माँ खिलाती है बच्चे को, अरे देखो चंदा मम्मा, तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करती है, लेकिन खिलाते समय वो अपने हाथ से और अपने मन पे लगी रहती है। हम्म। लेकिन वो क्या है कि तुम मोबाइल देखते देखते खाना खाओ, इस इट विल नेवर अफेक्ट योर बॉडी, हम्म। बिकॉज सिक्रेशन नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका सिक्रेशन उसको देख के हो रहा है। हम्म। यहाँ से जो होना है वो आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसमें नहीं हम्म। होगा। इसलिए जो ये कहना मजाक में तो एक अलग बात है, इसको देख के अगर ऐसा हो रहा है वो तो हो हम्म। जाए, लेकिन बायोलॉजिकली इट्स नॉट गुड। हम्म। और ना ये आप कहें कि एक तो आप लोरी गा के बच्चा सो रहा है, तो राग रागनी ऐसे बनते हैं, बनाए गए हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, बच्चा क्या बड़ा भी सो जाएगा। उसको ये नहीं पता बच्चे को, दिस इज माई थेरेपेटिकल वैल्यूज ऑफ डांस एंड म्यूजिक माई सब्जेक्ट। क्योंकि अगर वही आप पॉप म्यूजिक चला दिए, हार्श म्यूजिक चला दिए, तो बच्चा सोना क्या जग भी जाएगा। वो आपके नर्वस सिस्टम को वो सूदिंग से। करता है। तो ये तो बड़ी बायोलॉजिकल चीज है जो आपको इफेक्ट करती है या नहीं करती है। वही आप बोले कि वो पिक्चर देखते देखते सो जाएगा, तो दैट इज अनदर थिंग। और वो आप देखते नेचुरल। देखते आपको एक समय तो नींद आएगी, या मोबाइल देखते देखते सो जाएगा, लेकिन उसमें से जो रेस उसमें आ रही हैं जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर योर आईज, और दैट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। लेकिन जब आप आंख बंद कर रहे हैं या लोरी चल रही है आपको नेचुरल तरह, तो इस सूदिंग योर नर्वस सिस्टम, और आपको वो आनंद है। देखिए आप कितने भी अच्छे शब्द ले लीजिए, अच्छे अच्छे शास्त्र खोल लीजिए, उसका उच्चारण अच्छा ना हो तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। हम्म। हम मंत्र का भी उच्चारण होता है ना, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। हम्म। आप भजन और कीर्तन में लीन कब होते हैं, जब वो भक्तिमय सुर लय ताल में। अगर बेसुरा कोई गा रहा है तो आप कहते हैं नहीं, बंद करो, बंद करो। बंद करो। ये जब अड़जान लगती है तो भी तो कितने सुर पे चलती है, अगर वो बेसुरी हो तो कौन उसको उसका आनंद लेगा। तो उस तक पहुंचने की जो पुकार है, हम्म। वो चाहे आंतरिक रूप में हो चाहे बाहरी रूप में, बहुत सुरमय होती है, तभी इफेक्ट करती है। बच्चा हम्म। माँ को कितने प्यार से पुकाराता है, अरे सुनो, अरे सुन। तो शब्द वही है लेकिन सुर बदला, तो कितना बेसुरा और बुरा लगने लगा। सुनो तो जरा। तो हम जब बोलते हैं तभी भी हमारे अंदर सुर है। वो किस तरीके से, तभी तो
या ट्रेनिंग ऑफ टॉकिंग, चाहे एयर होस्टेस हो चाहे रिसेप्शन में बैठने हो, ये सब ट्रेनिंग होती है ना, वे ऑफ किस टॉकिंग। टोन पे आपको वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आर्ट में आने से आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो इसलिए पता है आपको किस सुर में बोलना है, कैसे बरतना है। ये आप मेंशन कर मैम, एक दिन न्यूज में आता है कि नलिनी अस्थाना जी और कमलिनी अस्थाना जी ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर में हम्म, और बद्रीनाथ में जो कथक का परफॉर्मेंस करा। क्या हम्म। घटना थी वो मैम, कैसे हुआ? बद्रीनाथ में तो हम लोगों ने पहली बार किया ही था, और बहुत बार किया। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया। गुरुजी मेरे शिव भक्त थे, हम्म। और उनका जब ब्रह्मलीन हुए 2023 में, शिवरात्रि के दिन ही हुआ। देखिए कितना इंसान का अपने एक जीवन का ध्येय होता है। तो फिर उसके बाद मेरा उनकी इच्छा थी हम कैलाश मानसरोवर जाएं, लेकिन तब मेरा इंस्टीट्यूट जो संगीत का इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है कड़कड़डूमा में, वो बन रहा था। तो धन की हमें आवश्यकता थी, बिकॉज हमने कभी नौकरी नहीं करी सिवाय उसकी हम्म। नौकरी के, वो भी अपनी साधना से। श्राद्ध। तो धन की आवश्यकता थी भी, जब आप हम्म। कहीं नौकरी नहीं करते तो एक बंधी हुई तनख्वाह नहीं होती है आने की। तो हर बारी मन यही रह जाता था कि जाएं जाएं, लेकिन उस समय जैसे कहते हैं ना, आपकी इच्छा थी, प्रवृत्ति की कनेक्ट हो गई वो जाके। हम्म। तो 2003 में चिदानंद मुनि जी और महामंडलेश्वर सब, ये 200 वीवीआईपी एनआरआई के साथ जा रहे थे, और कार्यक्रम था पहला महाराजा नेपाल के यहाँ हम्म। नृत्य का। तो उन्होंने हमसे कहा आप आइए। हम गए, वहां नृत्य किया बागमती नदी में। गुरु शरणानंद जी वगैरह सब थे, पूजा करी उनको जैसे श्रृंगार के साथ होता है, सब जगह करते हुए फिर पशुपतिनाथ जी में भी हमारा पशुपति। नृत्य था। वहां से आगे जा रहे थे, तो मेरे म्यूजिशियन से मैंने कहा कि इन लोगों को तो वापस जाना था, और क्यों ना हम आगे जाएं। तो हमारे साथ सब महामंडलेश्वर, उनके जो बच्चे थे जो हम्म। गुरुकुल के थे, जो संगीत में रहते थे, हम्म। साध्वी थी, साध्वी आबा जी। तो हम लोग, हाँ, शिव मणि वॉज ऑल्सो देयर। तो हमारे साथ गाने बजाने की पूरी मंडली भगवान ने जोड़ दी। मेकअप का सामान, कॉस्ट्यूम, हमारे घुंघरू हमारे साथ थे, गुरु सानिध्य था। तो हम पोटाला पैलेस होते हुए गए, और 25-30 दिन हमने खूब आनंद से गाना बजाना किया। जब वहां पहुंचे तो मानसरोवर का तट था, उसमें हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन परफॉर्म किया। हम्म। फिर जब यहाँ से यात्रा शुरू होती है अश्वपथ पे, वहां किया। मतलब जिसे कहते हैं ना, आपने चाहा और प्रभु ने हो गया। ऑर्गेनाइज कर दिया। हाँ। तो इसलिए जब उसकी ऑर्गेनाइज की हुई चीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने जिस दिन पूर्णमासी थी, और आप विश्वास करिए वो सूरज की तरह लग रहा था चांद। हम्म। आई शो यू दैट फोटोग्राफ। और मानसरोवर में कई बार स्नान किया, बहुत ठंडा ठंडा होता है पानी, प्यारा। कहते हैं गणेश जी वहां खेल के आते थे, और वो हम्म। मानस से निकला हुआ जगह थी। तो मैंने गुरु को पंक्तियां समर्पित की हैं। बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकाती तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। क्योंकि गुरु जो चाहे तो हम जैसे पत्थरों को भी तराश तराश सकता है। के वो मूर्ति बना देता है। जिसे मंदिर में, मंदिर की मूर्ति तो हम्म। तराशी हुई होती है तराशी ना, हुई। हमारे भाव उसको उसमें जीवंतता लेते आते जीवंतता हैं। लाते हैं, और जितना वो जीवंत होता जाता है तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है भावनाओं से। जब हम उस भावना, पॉजिटिव भावना से मांगते हैं, तो उसमें से थोड़ी हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्ट होके। तो हमें लगता है कि वो स्थान पूजनीय है। पूजनीय। लेकिन देने वाले भी भक्त होते हैं, और जी। बनाने वाले भी भक्त होते हैं। हाँ। ईश्वर एक कल्पना है, उसको हम साकार साकार करते हैं विभिन्न रूप से। रूप। मैम, जब आपने ये शास्त्रीय कथक नृत्य को स्टार्ट करा और आज का जो एक दौर चल रहा है नृत्य का, तो जो इसमें जो इतने इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, और एंशियंट टाइम में मतलब आज के 40 साल पहले तो इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसी चीजें होती थी, और उसमें और इसमें आज के टाइम में क्या गैप आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब हम लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया था, तब फिल्टर्स नहीं होते थे। हम्म। जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था, तब एसी गाड़ियाँ नहीं होती थी। नहीं बड़ी होती। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी में हम्म। एसी का डिब्बा होता था, और फर्स्ट क्लास डिब्बे होते थे। एसी बहुत ही रेयर उसमें होती थी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी एसी में ट्रैवल करूंगी। हमारे घर में भी एसी नहीं होते थे, और जो कार होती थी उसमें भी एसी नहीं होते थे। हम्म। नॉन एसी गाड़ियां होती थी। हम्म। तो
वो चलन से लीजिए तो आप देखेंगे कि हर चीज में एक मशीनी युग आ गया। तो रियलिटी होती थी जो तबला वादक होते थे, अच्छा मोबाइल भी नहीं होते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे इक्का दुक्का, लेकिन हम जब गुरुजी से सीखते थे तो मुंह दर मुंह ही सीखते थे। कभी लिखने की तो वो चीज विद्या नहीं थी कि कौन से मूवमेंट जाए कौन से हाथ जाए, उसने ही बताया। अब उन्होंने किसी चीज को बहुत तरीके से बताया, तो उतनी तरीके के प्रकार तो हम उसे लिख नहीं सकते, तो सब हमें अपनी स्मृति में डालना होता था। हमारी स्मृति इससे प्रखर होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन योर मेमोरी। कल परसों में यही बात कर रही थी, कहीं बोलना था। हमारा जो जन्म जन्मांतर का जो एक बैंक बैलेंस है, वो हमारी स्मृति से चलता है। संस्कार से, हमारे प्रारब्ध जो कर्मा थ्योरी है, और वो है इसी के हिसाब मैं से। इस जीवन में नृत्य कर रही हूँ, मुझे अपने पिछले जन्म का नहीं पता, ऐसा हमारी मान्यता है। लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे साथ ही जन्म लिया, सेम राशि है, सेम दिन है, सब कुछ है, सेम परिवार भी हो सकता है, लेकिन वो तो उतनी जल्दी नहीं पकड़ रहा है। क्या बात है? जीन्स भी सेम है, जैसे आप जेनेटिक रूप में कहते हैं, वो भी सेम है, गुरु भी सेम है, सब चीजें, क्योंकि उसका प्रारब्ध जो है वो बैंक बैलेंस नहीं। आपके बैंक में मनी है, आपने चेक काटा, आपको मुझे दें, किसको भी दे सकते हैं। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है तो मैं तो चेक काटूंगी, बाउंस होके ही आएगा। तो वो जो आपकी स्मृति में रह जाता है, वो आपको अगले जन्म में मिलता है। लेकिन जो हम गजेट्स में सारे काम करते हैं, वो हमारे बैंक बैलेंस में नहीं जाता, नहीं जाता। हमारे साथ हमारी ज्ञान चला जाएगा। कुछ तो हम यहाँ पुस्तक के रूप में छोड़ जाएंगे, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क में, वो हमारे नेक्स्ट। लेकिन जो गजेट में हमने लाखों करोड़ों भी डाल देंगे ना, वो हमारे साथ नहीं जाए, वो हमारी स्मृति में नहीं है। सो एक तरह से हमारी स्मृति को खराब, हमारे प्रारब्ध को खराब करा जा रहा है। ठीक है, आपको अपने लॉकर में कोई चीज रखनी है रखिए, बट जो आप पहने हुए हैं वो आपकी अपनी, वो आपके साथ है, और वो है आचरण, विद्या, मान, सम्मान। ये जो मिला है ये बाहर रह जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो प्रवेश कर गया वो मेरे साथ ही जाएगा। तो उस समय ये सब चीजें नहीं होने से, जो जिस माहौल में हमने काम किया या सीखा लाइव म्यूजिशियन के साथ, तब तो हमें लहरा पेटी भी नहीं होती थी, अभी तो लहरा पेटी होती है, वो भी लगा के कर लेते हैं। तो उससे हमें निरंतरता में जीना आया, सुर की पहचान हुई, राग रागनियों की पहचान हुई, किस समय कैसा है वो हुआ, कोऑर्डिनेशन में परफेक्शन आए, ये भी आया। इस जीवन में भी बहुत आवश्यक है कि कोऑर्डिनेशन हो आपका एक से दूसरे का, चाहे ड्राइविंग में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे बैठने में, और उसमें भी कोऑर्डिनेशन के साथ एक्यूरेसी और परफेक्शन। दैट वाज द थिंग। आजकल जो सिंथेसाइजर से म्यूजिक दे देते हैं, या और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक, वो कम समय में हो जाता। आप पहले देखते होंगे फिल्म में भी कितने सारे वायलिन बैठ के बजा रहे बहुत हैं, सारे अब उसे गैजेट्स होते मल्टीप्लाई, थे, अब अब तो उसे 2 गैजेट मल्टीप्लाई रख कर दिए। देते हैं। अब तो बेसुरे को भी सुर में कर देते। अच्छा, हम दूरदर्शन में भी पहले रिकॉर्डिंग करते थे, तो जो सेट लगा होता था, वो हम कोशिश करते थे उसी दिन में हो जाए, क्योंकि वो सेट लगाते थे, सेनेट डिजाइनर अलग होते थे, कट के लकड़ी से खूबसूरत से वो पेड़ का सब डिजाइन बनाते थे। आजकल वो स्क्रीन में आ जाता है, नहीं तो कटआउट में आ जाता है, वो सेव हो जाता है कंप्यूटर में, वो आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज अ गैप जो अभी हो गया। उसमें ये है कि एक समय पे बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन असर वही है कि रोटी आप देख के भूख मिटाते या खा के भूख मिटाते। बॉलीवुड में जो आज ये डांस की या जिसको डांस, बॉलीवुड डांस हम कहते हैं, और जो एक शास्त्रीय नृत्य रहा है, तो इसने कितना इम्पैक्ट डाला है शास्त्रीय नृत्य पर, या बॉलीवुड ने इस पे डाला है, या इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है शास्त्रीय नृत्य का? देखिए, दो बातें हैं। जो जिसे आप फिल्म कहते हैं, वो प्रमुखता एक मनोरंजन का माध्यम है, और जो क्लासिक रहती हैं वो एक रियलिटी को एक्सपोज करती हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। उनका ट्रेडिशनलिटी से संबंध रहता है, और उसके भी चुनिंदा जो अदाकारा रहते हैं, वो उसको उस रियल तरीके से करते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं होता है। नहीं तो मनोरंजन में आपको पहली पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति के मनोरंजन का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब जिसकी जो फर्स्ट रो के जो पॉकेट अलाउड करती है, और लास्ट वाले उनका क्या सोच से करने, जिससे वो उनका मनोरंजन बना रहे। पहले की पुरानी पिक्चर में आप देखते होंगे साइड स्टोरी चलती थी, मतलब सीरियस फिल्म में भी एक मजाक चलता था, इसलिए उसमें कॉमेडियन और विलियंस का जरूर रोल होता था हीरो के। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया उसको लेके। अभी जो बनने का तरीका है वो थोड़ा अंतरराष्ट्रीय
मसाला पे देख के करते हैं कि क्या हम्म, जरूरत है, क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाए, किधर से कैसे उठना है, कैसे करना है। लेकिन जो क्लासिकल फिल्म्स भी बनी उन दिनों में, या अपने नृत्य संगीत से लेके, तो उन्होंने उसको एक तरफा करके प्रस्तुत किया। वही जो मध्ययुग में आपने देखा, मुजरा रहा, गजल का प्रदर्शन रहा, या अगर उन्होंने जैसे उमराव जान ली, रियली स्टोरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर हमारे नृत्य में जो अदायगी रहती है, वो साधना की है, जिससे हमारे सिर्फ मुंह नहीं बोलता, भाव नहीं बोलते, पाँव भी बोलता है, अंग भी हम्म, बोलता है, शरीर का हर अंग एक संवाद करता है। उसके लिए गहराई चाहिए। जब वो गहराई नहीं मिलती है, तो वो संवाद जो है वो स्लॉटेड होता है, उसमें वो बात नहीं आ पाती है। तो कई बार ये है कि कैमरा की टेक्नोलॉजी उसे डबिंग करके ले लेती है, कि पाँव किसी के ले लिए, एक्शन किसी का ले लिया, मूवमेंट किसी का ले लिया, फिर हम्म, चेहरा दिखा दिया। क्योंकि वास्तविक करने के लिए दमखम और ज्ञान दोनों होना चाहिए। ये तो रही अभिव्यक्ति की बात। लेकिन जहां तक उसका मूल स्वरूप दिखाने की बात आई है, जिसमें कहीं भी सकारात्मक बहुत मुश्किल से मिला है कि वो एक साधक है और उसके अंदर ये है, वो साधना से सामने आया है। उसकी जगह हमेशा उसका नेगेटिविटी, जो मध्य में युग में दिखाई थी, कि वो एक कोठे पे ही नृत्य हो रहा है, हम्म, या उसको लोग रकासा समझ के कर रहे हैं, या आप मुगले आजम देख लिया, उसमें भी कुछ मसाला लगा के सामने ले आए। तो लोगों का जो एक नजरिया था नृत्यांगना के बारे में, वो एक रकासा का रूप हो गया, हम्म, एक तवाइफ का रूप हो गया। क्योंकि जो कोठों में भी नृत्य होता था, उसमें देह व्यापार नहीं था। जब उसका पतन हुआ जाके, तब तो वह देह व्यापार द- उसमें हुआ, और उसका फिर समाज में एक जो एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म था। वो निगेटिव और हाँ। और कला में तो एक बात है, वो जब जुड़ती है तो एक नया ही उत्पन्न करती है। तो उसमें जो एडिशन हुआ था, जो चैप्टर एडिट उसमें जुड़ा था, गजल का, ठुमरी का, या जो भी अदायगी का या पोशाक का, तो वो एक उसमें एक आनंद था, और अभी भी बरतते हैं। जब उसका कई बार हमने, जो आपको बताया, इलिया के साथ फिल्म बनाई, तो वॉइस ऑफ कथक था, तो प्री मुगल स्टाइल, देन द मुगल व्हाट वी आर डूइंग, और द मॉडर्न व्हाट वी आर डूइंग इज शेक्सपियरियन स्टेज। इसी के लिए 2003 में जब ये विश्व हिंदू कांग्रेस थी बैंकॉक में, तो मुझे डांस पे, नृत्य पे बोलने के लिए बुलाया गया था। मैं और कमलजी जी दोनों गए थे। तो हमें सब्जेक्ट दिया था, म्यूटिलेशन इन कथक हम्म, ड्यूरिंग मुगल्स। तो उसका क्या क्या प्रभाव, कैसे प्रभावित हुई और क्या फर्क पड़ा। तो कोई आध्यात्मिक चीज जब मनोरंजन का साधन बन जाती है, और मनोरंजन से भी वो जब निम्न स्तर पे आ हम्म, जाती है, तो उसका वो जो लोगों का दृष्टिकोण जो उस पे बदलता है, उससे वो अ, प्रहार होता है उसके ऊपर, फिर वो प्रेरित हो लोग, ऐसी बात नहीं नहीं रहती है। है। मैम, क्या संगीत जो है किसी भी प्रकार से, बिना संगीत के किसी भी प्रकार का नृत्य किया जा सकता है? देखिए, संगीत तो प्रकृति में भी है। आप एक विजन में एक प्लेन दिखाते हैं, तो उसके साथ नहीं, भी आप एक, साइलेंस में अगर मैं कहूँ कि साइलेंस में कोई नृत्य की प्रस्तुति होती है क्लासिकल? हमारे रिदम में रिदम चलती है, लेकिन संगीत तो उसमें भी होता है, चाहे वो लहरे के रूप में हो। बिना संगीत के लिए तो जीवन ही तो नहीं। दोनों एक सुर दूसरे ही के संगीत है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रकृति में संगीत है। और संगीत के बिना आप देखें, बहुत देर तक अ, एक चिड़िया है, वो नहीं बोल रही है, वो पंख हिला रही, तो आपको उसमें आनंद नहीं आएगा। तो जो संगीत है, उसके मूड्स हैं। जैसे असर क्यों करती है, हमने किसी चीज को श्रृंगार रस में प्रस्तुत करना, तो उसमें क्या राग होगा, क्या ताल होगी। आपको करुण रस में करना है, तो और आपने उसमें श्रृंगार रस से प्रेरित राग डाल दिया, तो उसका असर नहीं होगा। हम्म, मतलब जैसे आप, हर रंग का भी एक भाव है, बोलता है। हर चीज बोलती है कला हम्म, में। जैसे आपको एक विधवा ही दिखानी है, और आपने वो सचमुच में ही वो दृश्य में विधवा है, लेकिन आपने उसको पोशाक का रंग लाल कर दिया, हम्म, तो समाज उसे कभी भी विधवा के रूप में नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पोशाक का रंग तो सफेद होना चाहिए था। तो हर चीज, हर एक को
जिसे आप डिक्शनरी में कहते हैं ना, वो कैटेगराइज करती है और वो उसका प्राइवची बन जाती है। जब दुख है तो आंसू आने ही चाहिए, या आप खुशी की मुद्रा आप कभी भी ऐसे नहीं देखेंगे कि इंसान ऐसे खुश। ये पंचो तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी क्षितिज जल, पावक ये गगन। नीचे की तरफ, जब उल्लासित है और खुश है तो उसके हाथ ऊपर हो। तो सहज भाव है जो जीवन में, तुम माने हमेशा तुम ही रहेगा, मैं माने ऐसे कोई नहीं कहेगा तुम बहुत खराब हो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जो संकेत है, जो सहजता है, वो नृत्य का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम कलात्मक रूप में अपने भाव विचार अभिव्यक्ति और साधना से इतना सशक्त कर लेते हैं कि वो जब संवाद करते हैं, एक जैसे कहते हैं मूक संवाद होता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और बहुत कुछ नजर कह जाती है। तो वो नजर का भी संवाद एक है जो होता है, उससे हम भाव अभिव्यक्ति करते हैं। और दूसरा रहता है कि आप कोई चीज गा रहे हैं, उससे आपके भाव का तालमेल किया जाए। तो वहां आप भाषा के मोहताज हैं। भाषा एक समाज की देन है और सुर एक प्रकृति की चीज है। तो सुर को तो सभी बेसुरा सुरा सबको पता चल जाएगा, शब्द आप तभी जान पाएंगे जब आप उस भाषा को जानते हो। मैम, जैसे आप बार बार गुरु शब्द को, अपने गुरु को आप रिप्रेजेंट, क्या गुरु परंपरा क्या है? देखिए, एक ज्ञान होता है जो आप किसी सानिध्य में सीखते हैं, उसके गुरु विद्या सबसे पहले विवेकहीन विद्या नहीं है, वो विवेकशील विद्या है। और जो ये आप सर्टिफिकेट विद्या कहते हैं, कई बार मेरे कॉलेज की लेक्चरर्स मुझसे कहती थी आप इतना गुरुजी क्यों कहते हैं, हम भी तो इतने समय पढ़ाते हैं। आपका माध्यम जो पुस्तक है, वही माध्यम बच्चे का है, पुस्तक वही माध्यम सभी लोगों का है। आप अक्षर ज्ञान से अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं और किसी के लिखे हुए से। गुरु के सानिध्य में हम अक्षर ज्ञान, सानिध्य ऐसे व्यक्तित्व निर्माण, अनुभव से अपना अपना ज्ञान का अर्जन और फिर संघर्ष से अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये चारों चरण गुरु शिक्षा में चलता है। और क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, चंद्रमा होता है तो हमें शीतलता पता चलती है, सूर्य होता है तो हमें प्रकाश का पता चलता है। ऐसे आदर्श के रूप में जब एक व्यक्तित्व होता है तो हमें लगता है, या नदी के रूप में एक आदर्श होता है कि हमें उतना कोई भी कभी एग्जाम्पल नल का नहीं देगा, वो बहुत अच्छे ब्रांड का नल है इसलिए वो पानी अच्छा देता है, नहीं। नल तो ऊपर की चीज है, पानी एक उसकी आंतरिक चीज है। तो आप हमेशा गंगा कहते हैं, गंगा जैसा निर्मल, है ना, या सागर जैसा गहरा, पर्वत जैसा ऊंचा। तो आप एक प्रकृति की चीज से उदाहरण लेते हैं। ऐसे हमारे समक्ष जो गुरु है वो एक उदाहरण के रूप में, एक आदर्श के रूप में रहता है, जिसको देख के हम उस आदर्श तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़े लेवल तक भी पहुंचते हैं, तो हम उसकी पहचान को जो हमारे अंदर पल्लवित हुई है, हमको देख के कोई भी कह देता है कि ये उनके शिष्य है। जैसे आंख बंद करके भी आप आम खाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुरीला, और हम तो ये भी बता देंगे कौन सी नस्ल का आम हम खा रहे हैं। तो ये आपका अनुभव हुआ। और जो आप हमारा जिसे कहते हैं आप एग्जाम्स लेके, या हमारा उत्तीर्णता देखना, हम कितने उसमें प्रखर हैं और कितने सही उतरे हैं, वो हमारे गुरु का निर्देशन था। वो कहता है सही है तो हम कहते हैं सही है। और आजकल की जो सर्टिफिकेट विद्या है वो एक सिर्फ कागज पे सीमित है। हम उस कागजी विद्या पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वो गहराई नहीं होती है। क्योंकि एक कोर्स होता है, उसे समय पे उतने में करना है। जैसे आपने एक बीज बोया, हजारों बीज बो दिए, हर फसल का एक अपना समय है, वो अपने समय से ही आएगी और समय से कटेगी। ये एक नियति के रूप में हो गया। लेकिन आप उस किसी चीज को और प्रखर तरीके से चाहें कि ये दूसरी चीजों से अलग हो, विशेष हो, एक ऐसा पेड़ हो जिसका आम कहीं और ना हुआ हो, लेकिन उसमें भी वक्त के साथ जो बदलाव होता है वो गुरु करता है। मेरी कुछ पंक्तियां इसमें मैंने लिखी है, क्योंकि परंपराओं और जड़ों से हम जब जुड़ते हैं तो एक गुरु से जुड़ जाते हैं। वो जड़ें कभी भी नहीं बदलती, वो परंपरा है जो गुरु के सानिध्य में रहती है। जड़ें भी हमेशा वही रहती हैं और तना भी वही रहता है। जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। तो आने वाला जो समय है वो पत्तों के तरह है। पतझड़ आएगी, वो पत्ते रंग बदलेंगे, उड़ जाएंगे और फिर नए पल्लव उसमें आएंगे। लेकिन जो जड़, तना और शाख है वो वैसी की वैसे रहेगी। जड़ों से जुड़ी रहेगी तो शाख का विस्तार होगा, उसमें पल्लव भी आएंगे और वो पल्लव फिर मुरझाएंगे भी। लेकिन अगर जड़ों से टूट जाएंगे तो शाख भी कहीं बढ़ेगी नहीं और
पत्ते तो होंगे ही नहीं। होंगे। तो परंपरा हमारी जड़ें हैं। गुरु उस जड़ को प्रतिनिधित्व करता है जो आगे आने वाली पीढ़ी को अपने संचित ज्ञान से दूसरों को देता है। वो सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है और ये निरंतरता चलती रहती है। और उसमें वो जो कुछ सामने लाता है वो उसके मनोभाव से उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं गुरु हमारा दूसरा जन्म देता है जो हमारी पहचान बनाता है। और हमारे जीवन में ये रहा और मैं अभी भी कहती हूँ गुरु आपका भाग्य बदल सकता है, आपका भाव नहीं बदल सकता। तो ये संबंध आपके भाव पे भाव निर्भर पे है। ना। ये इसको आप ब्लड रिलेशन नहीं कहते, ब्लड रिलेशन उसके बनाए हुए हैं। अगर वो संबंध बिखर भी जाते हैं तो आपका भाई भाई ही रहेगा, बहन बहन ही बहन। रहेगी, माँ पिता रहेंगे। जिसको सींचना नहीं पड़ता वो वही रहेगा। लेकिन ये संबंध है जिसको आपको निरंतर सींचना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है किसी भी संबंध में एक कर्तव्य एक अधिकार। हमारे गुरु के प्रति कर्तव्य पहले होता है, फिर वो अधिकार हमारा आता जाता है कि हम उनके धीरे शिष्य धीरे हैं। धीरे नहीं धीरे तो और दूसरे संबंध में जो ईश्वर के दिए होते हैं उसमें हमारा अधिकार होता अधिकार है ज्यादा मेरा होता भाई है, है, मैं बहन कर्तव्य। हूँ, मेरे पिता है, मेरी माँ है, उसको ये करना है। तो पहले अधिकार होने से कर्तव्यहीन भी हो जाते हैं, लेकिन पहले कर्तव्य हो तो अधिकार स्वयं में मिल जाता है। तो ये उन सब संबंधों से। और दूसरी बात है हमें गुरु का शिष्य नहीं गुरु का विश्वास बनना चाहिए। जब हम उसका विश्वास बन जाते हैं तो उनके गुरुत्व की जो एक आकर्षण है वो हमारे अंदर आ जाता है और उसकी निरंतरता हमारे साथ सदैव रहती है। जैसे एक चुंबक के साथ अगर आप थोड़े लोहे छोड़ दें तो उससे चिपके बिना नहीं रहते नहीं, और नहीं चिपकेंगे या तो चुंबक सही नहीं है या तो लोहा सही नहीं है। लोहा सही नहीं और है, थोड़े राइट। समय बाद आप देखेंगे उसमें भी चुंबकीय आकर्षण हो जाता है। तभी कहते हैं फलाने गुरु का शागिर्द है तो ऐसा होना ही था। होना जैसे ही था। शिकागो के अधिवेशन में था ना मैम कि विवेकानंद जब स्पीच दे रहे थे तो नीचे एक स्केच बना रहा था और उसने रामकृष्ण जी की तस्वीर बना दी। तो बाद में ये हुआ कि ये इनके गुरु थे, जबकि वो तो कभी अमेरिका गए नहीं थे। तो वो वाली बात है कि ख्यालों में बसते स्टूडेंट में, हाँ, ख्यालों स्टूडेंट में में, बसते हो तो हाँ, शब्दों में तो मुश्किल वो से आते हो। आते हो। तो बिल्कुल। मैं कभी भी शिकागो जाती हूँ ना तो मैं उस बिल्डिंग के सामने जहाँ पे ये मतलब डाउनटाउन जाके जाओ। बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ। हमेशा सोचती हूँ फोटो खिंचवाऊंगी पर मैं इतनी लीन हो जाती हूँ कि उसके सामने फोटो खिंचवाना। नहीं, फिर एक सामने पार्क है वहां चली जाती हूँ और मेरी स्टूडेंट्स लेके जाते हैं मुझे। आई लव दैट प्लेस। और मेरे जीवन में एक जिसे आप कहते हैं ना कौन प्रिय रहा तो उसमें एक मेरे सबसे ज्यादा प्रिय रहे विवेकानंद जी और दूसरे सुभाष चंद्र बोस जी। बोस। क्योंकि मुझे उनकी सोच देश के प्रति बहुत अच्छी लगती है। अच्छी। और पापा भी बहुत कुछ उनकी शक्ल से हाँ, मिलते थे। मैंने बताया आपको ही वॉज इन रॉयल सुभाष एयरफोर्स। चंद्र बोस। वो इंटरनली उस समय जो भी लोग थे वो इंटरनली तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ही थे। तो आपके फादर ने काम करा था उस टाइम वर्ल्ड में? ही फॉट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि अच्छा, हमारे यहाँ ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल करते थे ना। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इन्वॉल्व थे तो इंडियंस वर इन दैट उनकी जो फौज थी उसमें जो गिने चुने इंडियंस थे उसमें से वन ऑफ माय फादर इन फादर। रॉयल एयरफोर्स। तो उसका कुछ मिलता है घर को ऐसे, कुछ कुछ उसका मिला, मतलब कि जैसे अगर आपसे कोई कहे कि उसका क्या प्रूफ था, ऐसे कुछ? मेरे पास पापा का ज्वाइन करने का सर्टिफिकेट है, उनका अच्छा। वॉर मेडल है। अच्छा, जो मेडल मिलते उनका थे। उनका उनका फोटोग्राफ है। अगर आप कहते तो मैं साथ लेके आती। जी। और वो उनके समय की अभी मैं मणिपुर जब गई थी पिछले साल तो मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की जो म्यूजियम हाँ। गए उसमें मैंने जो बैनोकुलर देखी थी उनकी कैप देखी थी उस समय की जैकेट वो पापा की भी वैसी थी। सेम है। बैनोकुलर मेरे पास अभी भी है। अच्छा। वो ऐसे वाली दो नहीं होती थी, एक लंबी सी होती थी वो रखी हुई है मेरे हाँ, पास। और उनका एक फोटोग्राफ बड़े मुश्किल से मिला और उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी है मेरे पास। रखा है। जी। ओके। मैम, जीवन में सफलता क्या है? जैसे आज का जो यूथ है वो कहता है कि मेरे को सफल होना है, तो सफलता क्या है? सफल जब आप जीवन में इफ यू मेक एन अपॉइंटमेंट देन यू मीट द डिसअपॉइंटमेंट। इफ यू गो ऑन वॉकिंग यू हर मोड़ पे आपके अपॉइंटमेंट होते अप्स एंड जाएंगे डाउन। देन देयर विल बी नो डिसअपॉइंटमेंट। आप अपने एक लक्ष्य को अपने मानसिक रूप में रखिए और उस पे चलते चलिए। डिसअपॉइंटमेंट जब ये होता है जब मैं और झगड़ा भी तभी होता है, द्वेष भी तभी होता है जब मैं आपसे आशा रखने लगूं। जब मैं आपसे आशा ही नहीं रखूंगी तो मुझे निराशा ही नहीं होगी। मैं अपने से ही आशा रखती हूँ
और दूसरी बात है आप दूसरों में कमियां ढूंढे उससे अच्छा अपने में ढूंढिए, खुद को सुधार दीजिए। अगर हर व्यक्ति खुद को सुधार ले तो समाज सुधर जाएगा। कलाकार इसलिए प्रसन्न रहता है, वो स्वयं में गलतियां ढूंढता है। सबसे पहले आप गायिका को देख लो, वो उसको जो सुर बताएं वो 7 सुर का खेल है, जो 7 इंद्रियों का खेल है। वो खुद में खोजता है कि मैं मेरा साँस सही लगा, और वो भी इस राग में ऐसा लगा या नहीं लगा। इस राग में तीव्र लगना था, गंधार वो कोमल लग गया। तो उस निराकार को अपने दिमाग से जब चयन करने लगता है, जैसे कहता है ब्लैंक शॉट, तो उस ब्लैंक शॉट में जो क्रिएटिविटी होती है, तो उसकी एक्यूरेसी जो और परफेक्शन होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिसे आप इंट्यूशन कहते हैं। तो वो जो आप दबा के सुर में लेते हैं, वो उसमें से ड्राइव करके अपने माइंड में लेता है। कॉस्मोस से इज ड्राइविंग द एनर्जी एंड विद इन। तो तभी हम कहते हैं बच्चों की मेमोरी अगर शार्प करनी है तो उन्हें संगीत में होना है। संगीतमय वातावरण में, हम लोग संगीतमय वातावरण में, अगर आपके घर में माँ गा रही है या कोई भी गा रहा है, ये अच्छा माहौल है, चलिए वैसे ही म्यूजिक लगा हुआ है किसी में, तो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत उस पॉजिटिव तरह से करता है, जनरेट कर क्योंकि आपका सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड जो है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। तो हम उसमें से लेते हैं और खुद को सुधारते, नहीं सही नहीं लगा, अब ये चीज मुझे अपना ही गान दुनिया वाह वाह कर गई, मुझे अपना ही नहीं अच्छा लगा, क्यों? मुझे पता है मैं कहाँ गलत थी। तो अगर समाज में सब अपने आप को सुधार ले, और नृत्यकार क्यों और भी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उसके साथ साथ उसको शरीर का अंग, कोण, दृष्टि, और वो जिसे आप एस्थेटिक्स कहते हैं, रस सौंदर्य। अगर मैं बाल कृष्ण को करी, मेरी निगाह यहाँ चलेगी, मेरी निगाह यहाँ होनी चाहिए थी। बाल कृष्ण उतने ऊंचे कैसे हो गए? वो तो प्रौढ़ कृष्ण का है। और मैंने जब उसको इस नजर से देखा, तो ये तो प्रेमी को देखने वाली नजर थी, और उसको देखने भाई को तो हमारी नजर एक बालक को या मित्र को, तो वो एक फर्क होनी चाहिए। तो जिसे कहते हैं नवरसों का संचलन, और नायक नायिका भेद, जिसे आप बहुत साहित्य में पढ़ते हैं, हिंदी में सब और इंग्लिश लिटरेचर में, उसको उसके साथ तालमेल, फिर भी परफेक्शन के साथ जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो समाज की वही बात हो जाती है, ये रंगमंच है और सब अपना किरदार निभा हम उसके किरदार हैं। एक सीमित समय है जिसमें हमें अपना किरदार निभा के जाना है। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 2 मिनट बाद आप लेक्चरर होंगे, तीसरे मिनट बाद आप ड्राइवर होंगे अगर खुद की ड्राइव कर रहे हैं, राइट चौथे मिनट आप कुछ और भी रोल, यू मे बी कुकिंग इन द किचन आप वो है। तो जो भी हम कार्य करें वो परफेक्ट हो, डेडिकेटेड हो, और वो पात्रता ही मेरी पहचान दैट हो। इज अ अगर सक्सेस मैं अपने आप को इस समय कुछ और समझ के वो पात्रता करूंगी, मैं अगर गणका का रोल कर रही हूँ, मैं सोचूं मैं इतनी सात्विक हूँ, मैं राधिका का भाव अपने मन से क्यों उतारूं दर्शन, नहीं, मुझे उसकी पात्रता को निभाना ही पड़ेगा। ये इज द प्योरिटी ऑफ द, जिसे आप कहते हैं जिस पात्र का आप प्रेजेंट करें वो होना चाहिए। फिर एक लिमिटेड समय में करके हमें जीवन से जाना है। मैं 2 पंक्तियों के साथ उसका जी अंत करती हूँ आपको बता के। मैंने लिखा कुछ निराकार के ऊपर, निर्गुण के ऊपर काम कर रही थी। एक है, रंगमंच की मैं कठपुतली, रंगमंच की मैं मैं कठपुतली, कठपुतली डोर बंधी ऊंगल पोर, जब चाहे तुम खींच लो मैं होंगी उस ओर। कमलनी जी के लिए लिखा, देह काट सी मोरी बांसुरी, काट है शरीर, बहुत जल्दी जलता है, खोखला भी है, दीमक भी लगती है, लेकिन इसके प्राण निकलने के 7 सुर हैं उसमें हैं, और उसके प्राण जो है उसकी फूक है जो हम उसमें करते तभी, और कब किस सुर को छेड़ना है तभी वो सुरीला हो सकेगा। देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, करमन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रिझाऊं। तो उसको रिझाना है तो अपने करमन की लय में नहीं होंगे तो बेताले हो जाएंगे हम। और लय है आपको बांधे करती है उस चलन में चलने के लिए जिस लय पे वो जा रहा है। तो देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रिझाऊं। तो अगर जीवन को जीवंत रखना है, आनंदमय रखना है, समाज को सुधारना है, तो हम दूसरों को सुधारने के बजाय स्वयं को सुधार लें। सुधार हर व्यक्तित्व अगर खुद सुधर जाएगा, इसलिए हमारे जीवन में नृत्य संगीत का जो महत्व था, चाहे वो भजन कीर्तन के रूप में हो, चाहे फोक फॉर्म में हो, चाहे क्लासिकल में हो, और चाहे लोक
गीत संगीत में हूँ, इसलिए था कि एक तो आप उसमें रम जाते हैं, दूसरी साधना को छोड़ के जब इस साधना में होते हैं तो आपका मनोरंजन भी हो जाता है। एकराचित होके मनोभाव को आप जो कुछ भी करते हैं वो सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है। दूसरा समाज की एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारी संस्कृति से जुड़ना, उससे भी आप जुड़ जाते हैं और एक आपका जिसे कहते हैं ना लेज़र टाइम जो है जो आजकल क्लब्स बनते हैं, उस तरह से वो लोग आग जलाते थे, सब लोग शाम को मिलते थे, मिलना-जुलना भी हो जाता है और जीवन आनंदमय रहता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में नृत्य, वाद्य संगीत को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। इसलिए संस्कार गीत हो, शास्त्रीय नृत्य हो, भजन कीर्तन हो, कुछ भी हो उस और यहाँ तक कि शादियों में भी आजकल आप देख लीजिए, चाहे भले डीजे बजा के नाचते हो, नाचते ज़रूर हैं, क्योंकि वो आत्मलीन होके जब समूह में होते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने कष्ट को, अपने व्यवहार को जो एक दूसरे के प्रति द्वंद्व रखता हो और फिर उसको पूरा आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मैम आप यहाँ पे आए और अपनी सारी बातों को शेयर करा। ये अगले फिर किसी विशेष व्यक्ति विशेष के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।